तो आज हम लोग जो है जैसे हम लोगों ने लास्ट टर्न पर देखिए संधारित्र के दो फार्मूले डिराइव किए थे। एक जब संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, और फिर दूसरा हम लोगों ने प्रूव किया था जब आंशिक रूप से भरा। देखिए जब संधारित्र की प्लेटों के बीच हम लोग परावैद्युत पदार्थ अर्थात जब किसी कुचालक पदार्थ को भर देते हैं तो उससे संधारित्र की धारिता काफ़ी बढ़ जाती है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी विद्युत परिपथों में जितने कैपेसिटी के संधारित्र की ज़रूरत होती है उतना धारिता हमको एक संधारित्र से नहीं मिल पाता है। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ना पड़ता है ना। तो संधारित्रों को आपस में जोड़ने के जो मुख्य रूप से दो तरीके हैं, एक है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे आपने एक संधारित्र लिया, उसकी पहली प्लेट दूसरी प्लेट, तो होता क्या है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की, और ऐसे हम लोग जोड़ते जाते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं कि पहले संधारित्र का पहला प्लेट और लास्ट वाले मतलब अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट, उन दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से जोड़ दी जाती हैं और दूसरी प्लेटें मतलब डायरेक्ट जोड़ दी जाती हैं। और कभी कभी इससे भी काम नहीं चलता है तो फिर मिक्सिंग किया जाता है। मिक्सिंग का मतलब कुछ संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ दिया और फिर जो है कुछ को समांतर में जोड़ के फिर इन दोनों को आपस में या तो श्रेणी में जोड़ दिया या फिर समांतर में जोड़ दिया। तो ये तरीके से संधारित्रों का संयोजन होता है। तो फिर जितनी ज़रूरत होती है हमारे परिपथ में, जितने कैपेसिटी की मतलब जितने धारिता के संधारित्र की ज़रूरत होती है वो हम संधारित्रों के कॉम्बिनेशन से संयोजन से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें संधारित्रों का संयोजन। combination of capacitors लिखिए दो या दो से अधिक संधारित्रों को विद्युत परिपथ में जोड़ने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहला श्रेणी क्रम में, इन सीरीज, देखिए इस क्रम में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से फिर
दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते जाते हैं और अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की पहली प्लेट को और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चित्र में हमने 3 संधारित्रों को देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। देखिए जैसे ये पहली संधारित्र है, इसका देखिए पहला प्लेट है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये तो ये पहले संधारित्र की देखिए पहली प्लेट और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे जोड़ दिए हम? बैटरी से। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही आप पहले वाले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी से जोड़ोगे, अब बैटरी का कौन सा सिरा जुड़ा हुआ है? प्लस वाला। तो तुरंत क्या होगा कि आप जानते हो किसी भी धातु की प्लेट में धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ से ऋण आवेश निकल करके बैटरी के धन सिरे पे जाएगा। तो जब यहाँ से ऋण आवेश निकल करके इस पे जाता जाएगा तो इस पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश। जब इस पे प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तो विद्युत प्रेरण द्वारा दूसरी वाली प्लेट के अंदर वाले सिरे पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। जब इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी प्लेट का जो माइनस वाला आवेश है, ध्यान रखिएगा ठोसों में केवल इलेक्ट्रॉन ही अंदर बाहर कर सकते हैं, धनायन नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक फिगर बना के एक ठोका खाली हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? प्लस। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। तो विद्युत प्रेरण द्वारा इसने क्या किया कि इसके भीतरी प्लेट पर कितना आवेश उत्पन्न कर दिया? माइनस क्यू। और बाहरी प्लेट पर कितना उत्पन्न कर दिया? प्लस क्यू। तो अब देखिए क्या होगा कि क्योंकि इस वाली धातु के प्लेट पर धन और ऋण आवेश दोनों थे, तो अब क्या होगा कि इसके माइनस वाले को तो ये प्लस वाला अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है, लेकिन इसका जो प्लस वाला आवेश है वो इस वाली धातु के से माइनस आवेश आ करके इसके प्लस वाले को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। तो पता चला ये जब उदासीन हो जाएगा तो यहाँ से कौन सा आवेश निकल करके आया था? माइनस। तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? यही क्रिया चलती रहेगी और सब पर समान आवेश आ जाएगा। ध्यान से देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये याद रखने वाली बात हो गई कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र की प्लेटों पर समान आवेश होता है। अब सबकी धारिताएं अलग अलग हैं, तो सीधी बात है कि सबकी प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। तो इसका विभवांतर मान लीजिए हो गया V1, इसका विभवांतर हो गया V2 और इसका विभवांतर हो गया, ठीक है। तो बस इसके बाद देखेंगे आप बड़े आराम से फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर लिखिए। चित्रानुसार तीन संधारित्र
जिनकी धारिताएं 3 संधारित्र के बाद कॉमा लगा दो, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, फिर कॉमा लगाइए। नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं रहने। तो हाँ, क्या लिखा है? C1, C2 और C3 हैं, कॉमा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होता है, परंतु धारिताएं अलग अलग होने के कारण विभवांतर अलग अलग होता है। मान लिया प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश +Q तथा -Q है। तथा इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। तो V1 = हो गया Q/C1, V2 = Q/C2 और V3 = Q/C3। अतः बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर V = V1 + V2 + V3 इसमें Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया आपका 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
अब लिखिए, ये फिगर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे से लिखिए। यदि तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र रख दिया जाए जिसकी तुल्य धारिता CS हो, S का मतलब सीरीज है ना, CS हो, तथा जिसकी प्लेटों के बीच कैपिटल V विभवांतर स्थापित करने पर कैपिटल V विभवांतर स्थापित करने पर प्लेटों पर उत्पन्न आवेश प्लस Q तथा माइनस Q हो, तब V इक्वल टू Q/CS यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये 1/CS की वैल्यू आ गई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब 10th क्लास में आप लोग जो है प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि श्रेणी क्रम में उसमें आता है R = R1 + R2 + R3 और उसमें समांतर क्रम में 1/, आता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का और संधारित्र का उल्टा क्रम होता है। उसमें जो प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में होता है वो इसके समांतर क्रम में होगा, और जो उसके समांतर क्रम में होता था वो इसके श्रेणी क्रम में। अब दूसरा नंबर डाल दीजिए समांतर क्रम में, इसके बाद बना लेना। समांतर क्रम में इन पैरेलल, देखिए इस क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जोड़ दी जाती हैं। इसके पश्चात इन बिंदुओं का संबंध बैटरी से कर देते हैं।
चूँकि समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की प्लेटें बैटरी से सीधे जुड़ी होती हैं, अतः इस क्रम में बैटरी से सीधे जुड़ी होती हैं, इसलिए इस क्रम में सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। हाँ, नमस्कार। अभी हम खाली नहीं, 1 घंटे बाद फ़ोन करिएगा। हाँ, क्या लिखे? हाँ, विभवांतर समान है। अब ये फिगर के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो और लिखिए चित्रानुसार तीन संधारित्र कॉमा जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में बिंदुओं A व B के बीच जोड़ी गई हैं, बिंदुओं A व B के बीच जोड़ी गई। जब A व B के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर कैपिटल V स्थापित किया जाता है, विभवांतर कैपिटल V स्थापित किया जाता है, तब प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V स्थापित हो जाता है, विभवांतर कैपिटल V स्थापित हो जाता है। चूँकि संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हैं, अतः इनकी प्लेटों पर आवेश अलग अलग होता है। मान लिया संधारित्रों पर आवेश क्रमशः
Q1, Q2 व Q3 हैं, तब Q1 = C1V, Q2 = C2V और Q3 = C3V। अतः बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3। इसमें V कॉमन ले लो, अब ये फिगर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे से लिखिए। यदि तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी तुल्य धारिता CP हो, P से पैरेलल CP, तथा जिसकी प्लेटों के बीच V विभवांतर स्थापित करने पर उसकी प्लेटों पर उत्पन्न आवेश +Q तथा -Q हो, तब Q = CP × V। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा CP × V = C1 + C2 + C3 × V। ये V से V कैंसिल, तो यहाँ से CP का मान आ जाएगा अब इसमें नोट में लिख लीजिएगा। देखिए न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखना कि जैसे कई संधारित्र आपको दे दिए जाएँ, अब बोला जाए कि भैया इनको किस तरह से जोड़ोगे कि धारिता अधिकतम मिले और किस तरह से जोड़ो कि धारिता, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं हैं 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ठीक है।
तो इसमें अगर आप इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो जो तुल्य धारिता आएगी वो सबसे बड़े वाले से भी, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, नहीं समांतर में, ध्यान रखिएगा, समांतर में जोड़ेंगे तो जो तुल्य धारिता आएगी वो सबसे बड़े वाले से भी ज़्यादा होगी। 3 2 5 1 6। और अगर आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो जो तुल्य धारिता आएगी वो सबसे छोटे वाले से भी कम आएगी। समझ गए? तो ये याद रखना चाहिए। जैसे कभी कभी रहता है कि 3 रोशन धारिता दे देगा, बोलेगा इनको किस तरह जोड़ोगे कि तुल्य धारिता पॉइंट समथिंग आएगा या फिर इतना आएगा। तो हम लोग यही देखते हैं कि अगर सबसे बड़े वाले से ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, और सबसे छोटे वाले से कम आ रहा है तो श्रेणी क्रम में होगा, और ना तो पैरेलल वाला आ रहा है ना सीरीज वाला आ रहा है, तो फिर मिक्सिंग शुरू होगा कि कुछ को श्रेणी में कुछ को समांतर में, तो फिर वो दिमाग लगाना पड़ता है। उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिगर बना लो उसको बन। तो अब हम लोग जो है इसमें 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये है परावैद्युत सामर्थ्य और दूसरा क्या है, भंजक विभवांतर। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग कोई भी कुचालक पदार्थ लेते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि भैया इस पदार्थ से होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होगा, है ना। जैसे मान ली हमारे पास कोई चालक है, अब उस चालक को अगर हम बीच में से काट करके 2 पार्ट उसको बना दें और उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर के फिर उसको चिपका दें, तो क्या अब उससे होकर आवेश का प्रवाह होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो परावैद्युत पदार्थ अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमने 2 चालक लिया हुआ और इसके बीच में आपने क्या किया, किसी परावैद्युत पदार्थ को भर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इस वाले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे रहे हो और इसको क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से। तो अब होता क्या है कि देखिए, कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ हम लोग उन पदार्थों को कहते हैं जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या है कि इन पदार्थों के अणुओं में, परमाणुओं में नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो है इतनी दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं कि उनको आसानी से इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से, अणु से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन होता क्या है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपने प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया हुआ है, अब आप इस वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाइए। तो जब आप बढ़ाते जाओगे तो जानते हो क्या होगा, किसी भी परमाणु या अणु में जो धनायन होंगे, जो कि नाभिक होता है, नाभिक जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में शिफ्ट होने लगेंगे, विस्थापित होने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच करके आने लगेंगे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वैद्युत क्षेत्र का मान अगर आप उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा करोगे तो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से अलग कर देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन फिर भागने लगेंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और जो आपका कुचालक या अचालक पदार्थ था अब वो चालक बन जाएगा। तो ये जो घटना घटती है इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत विसर्जन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये जो आया है बात परावैद्युत सामर्थ्य, तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे हम लोग उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और भंजक विभवांतर क्या होता है? तो संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर, वह जिससे कि परावैद्युत पदार्थ में विद्युत विसर्जन होना प्रारंभ हो जाए।
मतलब अधिकतम ना बोल करके इसको न्यूनतम बोलिए, क्योंकि कम से कम उतने पर तो विद्युत विसर्जन शुरू हो ही जाएगा, और उससे ज़्यादा भी विभवांतर लगाओगे तो भी विसर्जन होगा। तो ये आप कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह न्यूनतम विभवांतर जिससे कि परावैद्युत पदार्थ में क्या होने लगे, विद्युत विसर्जन होने लगे, विद्युत भंजन होने लगे, ब्रेकडाउन होने लगे, मतलब वही अचालक पदार्थ किस में बदल जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भंजक विभवांतर। तो डेफिनेशन लिख दीजिए। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, कॉमा, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका मान जो है भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। दूसरा हेडिंग डालिए, भंजक विभवांतर। लिखिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, कॉमा, भंजक विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है
तो इस क्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, अब जानते हो, जैसे लिखिए, मान लिया किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश +Q तथा -Q है, तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V है। तब Q बराबर CV, अब यहाँ पर तुम देखो, अगर हम जो है C तो देखो संधारित्र का नियत होगा, तो अगर हम आवेश और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचें, किसके बीच, तो x अक्ष पे अगर हम लेते हैं आवेश को और y अक्ष पर लेते हैं विभवांतर को, तो इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, Q को हमने कहाँ लिया है, x अक्ष पर, तो यहाँ लिख दें x, C और V की जगह क्या लिख दें, y। तो x = CY हो गया, या y = हो गया 1/CX, मतलब y = mx का रूप ले लिया। और y = mx क्या होता है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा होती है। तो ये जब आप ग्राफ खींचोगे तो ये देखिए ऐसे बन जाता है। मान लीजिए हमने जो आवेश दिया था वो यहाँ से प्रदर्शित होता है, जैसे ये आवेश हो गया आपका Q, और यहाँ से इस पे लंब डाल दिया तो ये हो गया V। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करें, ये आपका QV ग्राफ है, कि ये बताओ कि भैया ये QV ग्राफ और ये Q अक्ष मतलब X अक्ष के बीच घिरे भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो उस क्षेत्रफल से क्या मिलेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो तुरंत आप क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और गुणा कर देने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी राशि मिलने वाली है। देखिए Q × V, कुछ याद आ रहा है किसके इक्वल होता है, W के, कार्य के। तो अगर हमने इस घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया तो वो हमको मिल जाएगा कार्य, और वही कार्य किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के। जैसे याद करिए, अगर हम x अक्ष पर लें विस्थापन को और y अक्ष पे ले लें बल को, और अब आपसे फिर वही पूछें कि भैया ये विस्थापन बल ग्राफ है तो इसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, तो भैया बल और विस्थापन का गुणा कर दो, कार्य। मतलब इसका इसमें गुणा करिएगा तो गुणा करने पे जो भौतिक राशि आएगी वही ग्राफ से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो ये फिगर के लिए थोड़ा जगह छोड़िए और लिखिए, जब आवेश और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाता है
तब यह ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा होती है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा होती है। अतः ग्राफ और आवेश अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। अतः कार्य बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुणे लंब। आधार हो गया आपका Q और लंब हो गया V, तो ये हाफ QV आ गया। अतः संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर अब Q इजकल टू CV का यूज करिए तो U इजकल टू हाफ CV स्क्वायर और U इजकल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये 3 फार्मूले हो जाए। इससे मान निकाल के रखते जाएंगे इसमें, ये फार्मूला आ जाए। ये फार्मूला वही है जो चालक की स्थितिज ऊर्जा वाला होता है, फार्मूला सेम है। वहाँ पर V विभव होता है, यहाँ V विभवांतर होता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है ना कि भैया ये ऊर्जा संचित कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा ये ऊर्जा जो है प्लेटों के बीच का जो माध्यम होता है उसी में संचित होता है। प्लेटों के बीच वायु है तो वायु में होगा, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो उसमें होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में देगा तो पूछेगा प्लेटों पर, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बीच के माध्यम, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्लेटों के बीच के माध्यम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है कि एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो लिखिए, मान लिया एक समांतर प्लेट संधारित्र
कि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी कॉमा प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी है और प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? C इजकल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। ठीक है। संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? तो V इजकल टू हो जाएगा E इंटू डी। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा U इजकल टू हाफ सी वी स्क्वायर। C का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी और V हो गया E इंटू डी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। एक डी से एक डी कैंसिल हुआ। अब हमको चाहिए एकांक आयतन। तो अब ये बता सकते हो प्लेटों के बीच के माध्यम का आयतन कितना होगा? हाँ, जैसे ये कमरा समझ लीजिए, इस कमरे का मान लीजिए एक संधारित्र की एक प्लेट ये वाली हो गई, एक प्लेट वो हो गई। हम आपसे पूछ रहे हैं भैया इन दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम है इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन, इसका वॉल्यूम क्या होगा? दोनों में से किसी एक का क्षेत्रफल ले लो और इनके बीच की लंबवत दूरी ले लो, तो A इंटू डी। तो अतः प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा स्मॉल u इजकल टू कैपिटल U अपॉन A इंटू डी। तो उसमें A इंटू डी से डिवाइड कर दोगे तो बच जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। तो इसी को हम लोग ऊर्जा घनत्व बोलते हैं।